सो हेलो गाइस, ड्यू टू सम इशू ये क्वेश्चन हम रिकॉर्ड कर रहे थे और इसी बीच पे वीडियो बंद हो गया, तो इसलिए हमने दोबारा रिकॉर्डिंग चालू करी। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, होपफुली अभी रिकॉर्डिंग बिल्कुल चालू है। और एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 फिर से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया कि 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स एज शोन इन फिगर। द पीक करंट इन अ सर्किट विल बी। तो आपको पता है कि I इज V अपॉन R होता है, मतलब IRMS तो V RMS अपॉन XC। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग किसकी बात करें, अगर हम लोग I पीक की बात करें तो I पीक इज इक्वल टू V पीक अपॉन XC। अब आपको पता है कि V पीक इज इक्वल टू क्या होता है, V RMS इनटू √2 और XC इज इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है। तो V RMS की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 210, √2 हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई r, जो कि हम लोगों ने नेक्स्ट पेज में लिखा है। और कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई है, कितने लिखी गई है, 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है। तो चलिए करते हैं आगे। आगे हम लोगों ने क्या देखा, I पीक इज इक्वल टू 210 इनटू √2 इनटू 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f लिखी है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, एफ फ्रीक्वेंसी जो कि 50 हर्ट्ज बताई गई है, और कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड थी, जो कि 10 × 10⁻⁻6 लिखी गई है। ठीक है। आगे देखते हैं। तो I पीक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 × 1.4। ठीक है। देखिए क्या हुआ है कि 7 को 210 से हम लोगों ने काटा है, तो 210 7 टाइम्स में कट गया है ना, मतलब 30 7 210 इनटू √2 की वैल्यू 1.4 इनटू 22, आपको पता है 52 100 और 100 इनटू 10 मतलब 1000, और 1000 को 10⁻6 से काटा गया, जहां पर 10⁻³ बचा है ना। तो हम लोगों ने देखा कि 30 × 1.4 आ जाएगा हमारे पास 42, 42 इनटू 22 निकल के आ जाएगा 924 इनटू 10⁻³ 924 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो I की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी, ये निकल के आ जाएगी आपकी, जस्ट वेट अ सेकंड, ओके, ये निकल के आ जाएगी 0.924 एम्पियर। और अगर रिलेटेबल ऑप्शन देखें तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया 0.93 एम्पियर, जो कि आंसर हो जाता था। मैं आपको पीछे चल के दिखा भी देता हूँ, 0.93 आज दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर तो लिया था, पर कोई बात नहीं। क्या कहा गया है, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टीवी कर्व ऑफ एन आइडियल गैस वेयर T is temperature and V is volume at position at pressure P1 P2 and P3 compared to those of Charles law represented as dotted line। ठीक है। तो आपको पता है कि हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, वो हो जाता है हमारे पास PV is equals to nRT हो जाता है। तो आपको पता है कि ये ग्राफ किसके बीच में है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में है ना। तो अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में है तो हम ऐसा कर देते हैं कि टेम्परेचर को ला लेते हैं हम लोग बाई एक्सिस पे और वॉल्यूम को ला लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, T इज इक्वल टू NR अपॉन PV, NR अपॉन PV लिख सकते हैं। अब देखिएगा, आपको अगर लेना है वॉल्यूम बाई एक्सिस में तो हम ऐसा कर लेते हैं। देखिए मैं आपको सेपरेट करके दिखाता हूँ। T को आप ले लो क्या बाई एक्सिस, ठीक है, 1 अपॉन V को मैं जहां तक सही नहीं कर रहा हूं, सो 1 अपॉन V यहां पर आ रहा है, वेरी सॉरी। एक काम कर लेते हैं हम लोग टीवी, ठीक है। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी यहाँ पर, अगर हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, चलिए ये वाला तरीका हम लोग छोड़ते हैं, आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो कि तरीका ज्यादा बेटर होता है आपके लिए। एक काम करिए, आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लीजिए। कितना वॉल्यूम है, ओ सॉरी, लाल कलर का पेन लेते हैं और वॉल्यूम को कर देते हैं कांस्टेंट। मान लीजिए इतना वॉल्यूम है, यहाँ पर इस वक्त पर प्रेशर ये है, प्रेशर ये है, प्रेशर ये है, टेम्परेचर ये, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3। आपने किया वॉल्यूम को कांस्टेंट, तो अब बताइएगा कि आपको पता है कि मान लीजिए T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, RT कांस्टेंट है, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। So if T1 is greater than T2 is greater than T3, then you can say that P1 is greater than P2 is greater than P3। कुछ मुश्किल सा है ये कैलकुलेशन, ऐसा क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी लास्ट ईयर आया हुआ है ना। So you can say here that P1 is greater than P2 is greater than P3, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं, होपफुली 29 नंबर जो भी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 39, ये आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला गया है आपका, ठीक है, an iron bar of length L has magnetic moment M. It bent at middle to its length such that its two arms make an angle 60 degree with each other। तो आपके पास एक ऐसी आयरन रॉड थी, इसे आपने क्या किया, बीच से बेंड किया है, 20 बेंड किया। मान लीजिए अगर इसकी लेंथ L थी तो इसको आपने यहाँ पे L/2 और L/2 में बेंड किया, कुछ ऐसे बेंड किया कि इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। एक बात बताइए, अगर ये दोनों इक्वल लेंथ पे है, मैं थोड़ी से प्रॉपर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको पता है कि ये दोनों अगर इक्वल लेंथ के और एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल 60 डिग्री आएगा और ये भी एंगल 60 डिग्री आएगा। और 60 डिग्री एंगल आया तो ये वाली लेंथ भी कितनी निकल के आ जाएगी, ये वाली लेंथ भी निकल के आ जाएगी L/2, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपको एक चीज पता होगी कि इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट क्या थी, जब ये ऐसा रॉड था तो ये था m into लेंथ, m into l था।
अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यू मैग्नेट, तो मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू क्या हो जाएगा, m इंटू L/2, m इंटू L/2। और आपको पता है कि जो m इंटू L है वो तो इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें m डैश बना देता हूँ, m इंटू L, तो आपका जो m डैश निकल के आ जाएगा, m डैश निकल के आ जाएगा आपका m/2, m डैश क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा m/2, और m/2 दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया हुआ है आपका ग्रेविटेशन से, चलिए देख लेते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जिससे आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 प्रॉपर्ली विजिबल होगा आपको इस समय। तो क्वेश्चन में कह रहा है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m, सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल M। ठीक है, अर्थ का मास है कैपिटल M एंड रेडियस r इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज। ठीक है, तो ये बोला गया आपके क्वेश्चन में। अब आपको पता है कि जो आपकी एनर्जी निकल के आती है, मान लीजिए कि मैं अभी बात कर रहा हूँ कि हम फाइनल पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, मतलब मान लीजिए अर्थ की सरफेस है और कितनी हाइट क्या है, वो हाइट क्या है एल्टीट्यूड 2r, मतलब मान लीजिए कि आपकी रेडियस है r और यहाँ से ये 2r हाइट तक चला गया यहाँ पर, तो 2r हाइट पर जाकर ये रुक गया है, तो आपकी ये जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकल गई, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा g इनटू कैपिटल M इनटू स्मॉल m अपॉन 2 इनटू r प्लस h, ये होता है फार्मूला एट हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, यहाँ पे माइनस भी लगा लीजिए, तो माइनस g इनटू कैपिटल M इनटू स्मॉल m अपॉन 2 इनटू r, तो था ही हाइट है आपकी 2r, तो क्या जाएगा माइनस g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 6r, माइनस g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 6r, ये निकल के आया। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसे किस एनर्जी से फेंका गया होगा। देखिए इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो इनिशियली तो सरफेस पे रहा होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या रही होगी, वो निकल आ रही होगी माइनस ऑफ g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r। और आपको निकालना क्या है, किस एनर्जी से इसे फेंका जाए, काइनेटिक एनर्जी तो निकालना है, यही एनर्जी होनी चाहिए ना। क्या बोला गया क्वेश्चन में, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास, किस एनर्जी से आप लॉन्च करोगे, तो आपको इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। अब आप क्या करोगे, अब आप लगा दोगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लगा दोगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या कहता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यही कहता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हम लोगों ने निकाल ली है, कितनी निकल के आई है, वो निकल के आई है आपकी माइनस ऑफ gmm बाय r, माइनस ऑफ gmm बाय r, माइनस ऑफ g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में निकालना है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल की वैल्यू आपने निकाली माइनस ऑफ g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 6r। और आपको पता है कि ऊपर जाके ऑब्जेक्ट रुक गया, इसलिए इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई है 0। ठीक है, तो आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, जिससे आपको सैटेलाइट को लॉन्च करना है, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 6r, और साथ ही में आपका इधर आके ये प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r। ठीक है, तो इधर आने पर ये माइनस साइन हट गया है। ठीक है, तो कॉमन ले लो आप 6r, और 6r कॉमन ले लोगे तो आपको पता है कि माइनस gmm और ये हो जाएगा आपका प्लस 6gmm, तो ये बन जाएगा आपका 5g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 6r, 5g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 6r। देखिए किस ऑप्शन में लिखा है, 5g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन 6r लिखा है आपके ऑप्शन नंबर 1 में, जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक है, ग्रेविटेशन से ये क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आया हुआ है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी थ्रू अ रेजिस्टर। इफ I इज द करंट इन अ सर्किट, देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट देयर इज नो करंट। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर आपने लगा दी है बैटरी और बीच में है आपका कैपेसिटर, बीच में क्या है आपका कैपेसिटर है। अब आपको पता है कि इस बैटरी के कारण आपका कौन सा करंट जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा कंडक्शन करंट IC। ठीक है, IC इधर जा रहा होगा, और इस कैपेसिटर के बीच में कौन सा करंट जा रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा होगा। तो इधर साइड में जा रहा है आपका कंडक्शन करंट, और जो कैपेसिटर के बीच में जा रहा है वो आ रहा है आपका कौन सा करंट, वो हो रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बोला गया कि देयर इज नो करंट, आपको बोला गया कि गैप बिटवीन द प्लेट्स के बीच में क्या होगा, देयर इज नो करंट। नहीं भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, कैसे नो करंट, द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I फ्लो इन सेम डायरेक्शन। देखिए सेम डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है।
डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लो इन अपोजिट टू दैट ऑफ आई, नहीं ये तो नहीं होगा भाई, सेम डायरेक्शन में ही जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं जाता है ना, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। आगे देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन आई फ्लो, नहीं ग्रेटर देन आई कैसे हो जाएगा भाई, आपका जो जाएगा वो या तो IC से कम जाएगा या तो IC के बराबर जाएगा, है ना। तो वैसे इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट हो रहा है ना, और ये दिया गया आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में, मतलब सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करंट भी जा रहा होगा, सेम डायरेक्शन में आपका कंडक्शन करंट भी जा रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। होपफुली वीडियो प्रॉपर्ली चल रहा होगा, बिल्कुल चल रहा है। देखते हैं, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज दैट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, देखिए दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, बिल्कुल ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है, आपकी जो Q इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वही Q मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दे ट्रैवल विद स्पीड इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही बात है। इसकी जो ये जो चलती है स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट ई नॉट, बिल्कुल सही बात है ये भी। आगे देखते हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म, नो भाई यूनिफॉर्म स्पीड से तो नहीं, कैसे चलेगा, अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो ही वो जनरेट होगी, एक्सेलरेटेड पार्टिकल चार्ज पार्टिकल के थ्रू ही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है आपका वो गलत हो जाएगा। हम लोगों ने पहले ही बताया था कि आपको नॉट करेक्ट इनकरेक्ट इन पॉइंट का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44, अ मेटालिक बार ऑफ यंग मॉडुलस दिस एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दिस, लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इज हीटेड फ्रॉम दिस टू दिस, so the value of expansion for bending the compressive force developed in it is, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो आपको एक चीज तो पता होगी कि इसको पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है बाई अल्फा इनटू डेल्टा टी, ठीक है। आपको पता है कि स्ट्रेस जो हो जाता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है बाई अल्फा डेल्टा टी, तो आपको पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हो, तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू बाई अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी बाई ए अल्फा डेल्टा टी या फिर डेल्टा थीटा भी कई लोग इसे कहते हैं, ठीक है। एक चीज और बताइएगा मुझे, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, कंप्रेसिव फोर्स ही तो निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए निकाल दें, फटाक से निकालते हैं। देखिए फोर्स इज इक्वल टू निकल के आएगा यंग मॉडुलस की आपकी वैल्यू है 0.5 × 10 टू द पावर 11, इसे आप क्या लिख सकते हो 5 × 10 टू द पावर 12 लिख दो, इनटू एरिया की वैल्यू कितनी दी गई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर, इनटू अल्फा की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी दी गई है, अल्फा की वैल्यू है आपकी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 10 टू द पावर -5, है ना। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे, देखिए एक गलती हुई वैसे हमसे, यहां पे 10 टू द पावर 11 था, हम लोगों ने एक वैल्यू बढ़ाई तो 10 टू द पावर 10 करनी चाहिए थी हमें, है ना। थोड़ी सी और आगे सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। ओके, सो अल्फा की वैल्यू दी गई है 10 टू द पावर -5 और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहा है, तो डेल्टा टी की वैल्यू निकल के आई है आपकी 100। सॉल्व करें आगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 10 था यहाँ पर 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -5, तो ये बन जाएगा देखिए क्या 10 टू द पावर -8 और 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर कटेगा तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर आपका 2, ठीक है। 10 टू द पावर 2 और इधर भी हमारे पास 100 आ चुका है, ठीक है। हमें निकालना है आंसर, तो हमारा आंसर क्या निकल के आना चाहिए, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा देखिएगा 10 टू द पावर 2, मतलब फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 5 × 100 × 10 टू द पावर 2, मतलब आप ये निकाल सकते हो कि ये हो जाएगा 5 × 10 टू द पावर 4 और 5 × 10 टू द पावर 4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 50 × 10 टू द पावर 3, 50 × 10 टू द पावर 3 आपके दिया गया है ऑप्शन में। देखते हैं किस ऑप्शन में, ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया है आपका, ओके, सर्किट है आपके बीच में डायोड बना हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, मुझे इसे बड़ा जरूर करना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में ये जो डायोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली विजिबल होगा, एक बार प्रॉपर्ली इसे बड़ा जरूर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन विजिबल है आप सभी को, तो देखिए पढ़ना क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए चूज द करेक्ट सर्किट व्हिच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस, ब्रिज बैलेंस को कौन अचीव कर सकता है। देखिए यहाँ पर लगा है आपका सभी में गैल्वेनोमीटर और लगे हैं आपके 4 सर्किट ऊपर नीचे, ठीक है। डायोड कहाँ कहाँ बना ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर डायोड बना है आपका ऐसा, ठीक है। यहाँ पर डायोड की डायरेक्शन है आपकी, ओके,
ठीक है, यहाँ पे भी डायोड की डायरेक्शन आपके कुछ ऐसी है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी डायोड की डायरेक्शन आपके कुछ ऐसी है और आगे देखते हैं तो आगे भी डायोड की डायरेक्शन आपकी कुछ ऐसी दिख रही है। हाँ, यहाँ पे भी डायोड की डायरेक्शन आपकी ऐसी है। तो डायोड की डायरेक्शन आपकी चारों ही केस में ऐसी ही है। जस्ट वेट अ सेकंड, मुझे लगता है इस वाले केस में डायोड की डायरेक्शन थोड़ी उल्टी है ना। इस वाले केस में डायोड की डायरेक्शन ये दिख रही है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन थोड़ी सी ब्लर जरूर हो गया है। ओके, सो फर्स्ट में भी ऐसी है, सेकंड में भी। ओके, फर्स्ट वाले ऑप्शन में डायोड की डायरेक्शन हमने सही बनाई, सेकंड में उल्टी है। सॉरी, वेरी सॉरी, एक गलती हुई हमसे। सेकंड में हमसे डायोड की डायरेक्शन उल्टी बनानी पड़ेगी। सेकंड में डायोड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, देखिए। ठीक है, बाकी थर्ड में देख लेते हैं। तो थर्ड में भी आपकी डायरेक्शन, ओ वेरी सॉरी सर, पीडीएफ फट गया है। लेट मी ओपन दिस पीडीएफ इन फोन आल्सो। एक्चुअली हुआ क्या है कि थोड़ी ब्लर हो गया है और ब्लर होने के कारण पीडीएफ इतना क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा। लेट मी चेक। बिल्कुल, डायोड की डायरेक्शन जो है आपकी एक बार बना लेते हैं, बिकॉज डायोड की डायरेक्शन नहीं सारा खेल। बिल्कुल, डायोड की डायरेक्शन यहाँ पर उल्टी बनी, डायोड की डायरेक्शन यहाँ ऐसी बनी और बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। तो देखिए, एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर डायोड जा रहा है ऐसा, ठीक है। अगर डायोड जा रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा, ऑलराइट, तो ये हो रहा है आपका फॉरवर्ड बायस, ये है आपका 10, ये है आपका 10, ये है आपका 10 और ये हो रहा है आपका फॉरवर्ड बायस। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस है, वेरी सॉरी, हाँ, यहाँ पे तो ये तो पॉसिबल लग रहा है। देखिए, अगर मैं इस डायोड का 5 ओम रेजिस्टेंस दे दूं तो ये तो कर लेगा। अगर देखूं मैं इधर से, तो इधर से तो करंट जाएगा, लेकिन ये इधर से क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, तो ये क्रॉस ही नहीं होने देगा, मतलब ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, तो ये तो आपका बैलेंस नहीं कर पाएगा। अगर इस क्वेश्चन में देखें हम लोग, देखिए इसमें भी इधर से करंट जा रहा है, तो ये भी रिवर्स बायस हो जाएगा, मतलब ये भी अलाउ नहीं करेगा। तो सेकंड तो और फोर्थ ये दोनों तो पहले ही गलत हो जाएंगे। अब बच रहा है आपका फर्स्ट और थर्ड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन लिए है, और अगर ये इधर से फॉरवर्ड बायस चला जाता है तो ये तो शॉर्ट सर्किट बन जाएगा ना। अगर शॉर्ट सर्किट बन जाएगा तो सारा करंट इधर ही से पास हो जाएगा, इधर से तो जाएगा ही नहीं, तो बैलेंस होने की कोई बात ही नहीं होती। अब बच कौन सा रहा है, ये। अगर ये बच रहा है और आपको पता है कि बैलेंस करने के लिए अगर इधर 10 है, इधर 10 इधर 15 है, तो इधर भी 15 होना पड़ेगा। तो मतलब अगर डायोड का रेजिस्टेंस 10 ओम कर दिया जाए तो ये बैलेंस कहला जाएगा, और बिल्कुल इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, ब्लर हो गया, इसके लिए वेरी सॉरी। पर मैं इसका देखिए हम लोग अलग से पीडीएफ भी अपलोड करेंगे, तो एक बार आप चेक कर लेना। डायोड की डायरेक्शन जो मैंने अब बनाई है यही करें, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं और बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है। अभी प्रॉपर्ली विजिबल होगा आपको ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अ शीट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, अ फोर्स इज नीडेड टू होल्ड द शीट इफ इट इज मैग्नेटिक। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल। मान लीजिए कि ये मैग्नेट है मेरा, ठीक है, और ये मैग्नेट का मान लीजिए कोई पोल है, एक मैं कह देता हूं ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, और इसके सामने एक शीट रख दी जाती है, ठीक है। तो बोला गया है कि होल्ड द शीट इफ इट इज मैग्नेटिक। अगर ये शीट मैग्नेटिक है तो इसे होल्ड करने के लिए इसे होल्ड करना पड़ेगा। अगर मैग्नेट के करीब लगाओ तो बिल्कुल होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेट का कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। वहीं होल्ड द शीट इफ इट इज नॉट मैग्नेटिक, अगर नॉन मैग्नेटिक होगी तो इसके करीब ले जाने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन मुझे तो ठीक है, होल्ड द शीट इफ इट इज नॉट मैग्नेटिक, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। देखिए, नॉन मैग्नेटिक में होल्ड करने की जरूरत नहीं है और मैग्नेटिक में होल्ड करने की जरूरत है। आगे, move the sheet away from the pole with uniform velocity if it is conducting, move the sheet away from the pole with uniform velocity if it is। अच्छा, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आप इस शीट को यहाँ से दूर ले जाते हो और ये कंडक्टिंग है तो। बिल्कुल सही बात है, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आप इसे दूर ले जाओगे तो इसे अपनी तरफ अटैक करने की भी तो कोशिश करेगा ना, ये मैग्नेटिक है। आगे देखते हैं, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर। देखिए, अगर ये नॉन कंडक्टिंग और नॉन पोलर है तो इसे पास या दूर ले जाने में कोई फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हुआ, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन नंबर ए एंड सी, जो कि दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला है, if the plate of parallel plate capacitor connected to battery and move close to each other, है ना। तो अगर प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को क्या किया गया है कि आपकी ये प्लेट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, इसे बैटरी से कनेक्ट किया गया है और इसे क्या किया गया है, मूव क्लोज टू ईच अदर। क्लोज टू ईच अदर मतलब दोनों प्लेट्स को करीब लाया गया है। मान लीजिए इसकी इनिशियल डिस्टेंस थी आपकी d, तो अब आपकी डिस्टेंस जो है वो d से क्या की गई है, रिड्यूस की गई है। अगर डिस्टेंस d से